प्लस टू फिज़िक्स में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन करने जा रहे हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इससे पहले हमने लीनियर एक्सेलरेटर पढ़ा। लीनियर एक्सेलरेटर था वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर में हमने देखा था कि जो चार्ज पार्टिकल था वो लीनियर पाथ फॉलो करता था और जितना ज़्यादा वो पाथ फॉलो करेगा उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। हमने देखा था कि उस केस में हमने ऐसे एक सिस्टम तैयार किया था, यहाँ ट्यूब थी, तो इस ट्यूब में वो चार्ज पार्टिकल लीनियर पाथ फॉलो करता था। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखे होते थे और वो क्या है, एक लीनियर पाथ फॉलो करता था। तो इस केस में जितना पाथ वो ज़्यादा फॉलो करेगा उतना ही ज़्यादा वो एक्सेलरेटेड होगा और उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। हमारा मकसद है कि उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और वही हमने यहाँ किया हुआ है। परंतु अब दिक्कत ये आ रही है कि अब इस पाथ को बड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम बड़ा करेंगे तो ये इसका साइज़ भी बड़ा होगा और इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो पाथ को बड़ा करने के लिए ही साइक्लोट्रॉन आया और वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उस साइक्लोट्रॉन से चार्ज पार्टिकल ने गेन की और उस केस में भी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन करवाई गई। तो साइक्लोट्रॉन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो ये डिस्कवर किया था ई लॉरेंस। साइक्लोट्रॉन was discovered डिस्कवर्ड तो नहीं बोल सकते, इन्वेंटेड बोल सकते हैं। was invented by E.O. Lawrence and M.S. लिविंगस्टोन। तो इसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था और इसका जो पहला जो फंक्शन था वो क्या था? इट इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। It is used to accelerate the positive charge particle like deuteron, alpha particle और maybe proton। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए ही बनाया गया था और इसमें से जो है आप लोग ड्यूट्रॉन भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हीलियम पार्टिकल इज कॉल्ड द अल्फा चार्ज पार्टिकल, और उसके बाद प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब इसमें इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल इट इज बेस्ड upon the principle that when a positive charge particle is made to move time and
It is based upon the principles that when a positive charge particle is made to move time and again across high frequency electric field by using strong magnetic field, it will accelerated and acquire large amount of energy to carry out nuclear disintegration. न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस को तोड़ना, कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का हम पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के साथ हम जब रिएक्शन कराएंगे तो ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर फिजन में चला जाएगा, तो ये है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। तो साइक्लोट्रॉन वाज इन्वेंटेड बाय ई लॉरेंस एंड लिविंग, या एन देख लेना आपने है या नहीं, मेरी आइडिया से है ये, एमएस लिविंगस्टोन, इसके इन दोनों के द्वारा डिस्कवर किया गया। कौन? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन was discovered by E.O. Lawrence and M.S. Livingstone. It is used to accelerate positive charge particles like deuteron, alpha particle और प्रोटॉन। इनको एक्सेलरेट करने के लिए ही साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। अब ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स दैट, ये इस नियम के ऊपर आधारित है कि व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम तैयार करते हैं, किस लिए तैयार करते हैं? बार बार उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं, बार बार क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजेंगे और उस साथ में ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करेंगे, तो वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है, मीन्स उसकी वेलोसिटी एकदम बढ़ जाती है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर करता है टू कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। So it is based upon the principles that when a positive charge particle is made to move time and again across high frequency electric field by using strong magnetic field, it will accelerate and acquire large amount of energy to carry out nuclear disintegration। तो इस ढंग से ये इसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल के बाद हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शंस की, कि कंस्ट्रक्शंस क्या है। कंस्ट्रक्शंस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो हॉलो मेटालिक डी शेप्ड चैम्बर है, हॉलो है, अंदर से क्या है, ये खाली है। वी हैव ए टू हॉलो शेप्ड, ये ऐसे, अगर हम इसकी ये शेप लें दो डीज की, टू हॉलो शेप्ड मेटालिक डी शेप्ड चैम्बर हैं, हम ऐसे हम चैम्बर हॉलो हैं, अंदर से क्या है, ये खाली हैं, और ये D1 है, ये D2 है। प्लेस्ड हॉरिजेंटली, दोनों ही हॉरिजेंटली प्लेस्ड, डी इसलिए बोले गए हैं क्योंकि इनकी शेप जो है डी की तरह है, कॉल्ड डीज।
क्या कहेंगे इनको? डीज, इनको डीज कहेंगे। और एक चैम्बर के अक्रॉस जो है हमने विंडो लगाई हुई है, डब्ल्यू विंडो, और इसी के अंदर जो है डिफ्लेक्टिंग प्लेट भी है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों डीज को हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर रखा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। इसका काम क्या है? इसका काम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करवाना है और पोलैरिटी को चेंज करना है। किसकी? डीज की पोलैरिटीज को चेंज करना है। और प्लेस्ड हॉरिजेंटली, दोनों ही हॉरिजेंटली क्या है? रखे हुए हैं, प्लेस्ड बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग pole of electromagnets. You can say that if you complete this curves like of this, then ऐसे दे आर प्लेस्ड हॉरिजेंटली। अब ये सिस्टम जो है डी मैग्नेट के बाहर है, ये सिस्टम जो लगा हुआ है, ये डी जो हैं दे आर प्लेस्ड हॉरिजेंटली बिटवीन द टू पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दो पोल हैं उनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दो पोल हैं किसके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के। कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ। दे आर प्लेस्ड हॉरिजेंटली बिटवीन द टू पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड दीज टू डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स। सो दीज आर द टू डीज। ये हमारे पास सारा का सारा सिस्टम है। तो ये हमारी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शंस है। तो कंस्ट्रक्शंस में क्या लिखेंगे? It consists 2D shaped hollow metallic chamber called disc, placed horizontally with small gap It consists 2D shaped hollow metallic chambers called discs placed horizontally with small gap between them in two विद स्मॉल गैप बिटवीन दैम, इन्हीं में ही स्मॉल गैप है। और किसके में रखी है? इन टू स्ट्रॉन्ग या इन टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट कंसिस्ट 2D, 2D हैं, D shaped hollow metallic chambers called discs placed horizontally with a small gap between them in two poles of strong electromagnet।
these D's आर, ये डीज क्या हैं? D1, D2। ए हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, ए हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर is connected to these to provide electric field and to reverse the polarity of these when a positive charge particle reach the gap after covering semicircular path along one of D। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर इज कनेक्टेड टू दीज डीज, इन डीज के साथ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्ट किया गया है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, एंड टू रिवर्स द पोलैरिटीज़ को रिवर्स कर रहा है कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर है, ये नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर है। बहन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जब ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ क्या है कि ये पॉजिटिव डी, ये नेगेटिव डी है, ये पॉजिटिव डी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? ये नेगेटिव डी के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा और ऐसे ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा इसके अलाउंग। परंतु ये नेगेटिव है इसलिए अट्रैक्ट किया हुआ है इसने, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब ये दोबारा यहाँ आएगा तो ये यहाँ जाना चाहता है, परंतु यहाँ पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव जो है इसको रिपेल करेगा, जो यहाँ चार्ज पार्टिकल होगा हम लेंगे अभी, तो रिपेल करेगा। अब ये तभी यहाँ जा सकता है अगर इसकी पोलैरिटी क्या हो जाए? नेगेटिव, और ये रिपेल करे इसको। ये कौन करे? ये D1 क्या करे? रिपेल करे, नहीं तो ये वापस फिर यहाँ चला जाएगा। तो ये पोलैरिटी हो जाएगी फिर पॉजिटिव और ये हो जाएगी नेगेटिव। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की ओर जाएगा, और फिर जब यहाँ पहुँचेगा दोबारा तो फिर इन दोनों डीज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसी ढंग से पॉजिटिव नेगेटिव ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल सर्कल में पहुँचेगा, ये पेरिफेरी में पहुँचेगा, ये जो एक्सटर्नल सर्कल होता है उसको कहते हैं पेरिफेरी। तो यहाँ से ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट के द्वारा डिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ टारगेट होगा और टारगेट के साथ ये स्ट्राइक करेगा और न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगा। क्योंकि जब ज़्यादा एक्सीलरेटेड होता है चार्ज पार्टिकल तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है। अंडरस्टैंड? तो इस ढंग से यू कैन से लाइक ऑफ दैट। तो अब हम करेंगे इसकी थोड़ा और, इसमें आगे लिखेंगे ए विंडो W इज प्रोवाइडेड across the D1 and a deflecting plate window W is provided, a window W and deflecting plate provided across the D1. Magnetic field
normally to the plane of D's। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं थ्योरी। थ्योरी क्या है? अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक्ट कर रही है नॉर्मली, ऐसे नॉर्मली एक्ट कर रही हैं ऐसे। लेट ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q is placed at center between let a positive charge particle Q is placed at center between at the center of gap between two D's। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने कहाँ रखा है? यहाँ पे। अंडरस्टैंड? अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ गैप बिटवीन टू डीज। सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B and electric field, due to magnetic field B, it will experience a force F. F is equal to QBB sin theta. Since theta is equal to 90 degree, so F is equal to BQB, क्योंकि because sin 90 is equal to 1। ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, प्लेन नॉर्मल है, इसलिए ये अगर ऐसे मूव करना चाहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा और इसलिए ये BQB sin 90 1 हो जाएगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 वेयर B is the velocity of charge particle। B क्या है? वेलोसिटी है किसकी? चार्ज पार्टिकल की। अब दिस फोर्स विल प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। अब ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी? सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। किसको? चार्ज पार्टिकल को। और उस सेंटीपिटल फोर्स के कारण ही, जैसे हमने पिछला केस पढ़ा हुआ है, ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। दिस फोर्स F provide centripetal force F is equal to mb square upon r। This is question number 2 where r is the radius of semicircular path। सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस है ये। सो कंपेयरिंग 1 and 2, BQB is equal to mb square upon r। So r is equal to mb upon bq। now this is question number 3। तो ये रेडियस आया
अब ये चार्ज पार्टिकल क्या हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर है ये प्लेट, तो ये D1 की ओर मूव करेगा। तो इफ प्लेट D1 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल देन पॉजिटिव नहीं सॉरी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर होगा ना तभी ये तो इफ प्लेट D1 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल देन इट विल फॉलो सेमी सर्कुलर पाथ along D1 of radius R and again reach the gap and at that time यहाँ से इसने सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया और ये दोबारा यहाँ आ चुका है, क्योंकि अब इसकी पोलैरिटी थी नेगेटिव और इसकी थी पॉजिटिव, तो यहाँ से ये अंदर गया, परंतु जब ये दोबारा यहाँ आ गया है तो अब इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो ये इसको नहीं आने देगा। अब ये मैंने बोला along D1 of the radius R and again reach the gap and again नहीं बोलेंगे and reach the gap में पहुंच गया और एंड एट दैट टाइम उसमें क्या होगा पोलैरिटी ऑफ डीज विल चेंज्ड एंड एट दैट टाइम पोलैरिटी ऑफ डीज विल चेंज्ड। पोलैरिटी डीज की क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी and again and it will follow semi-circular path along D2 of same radius and reach the gap। अब बोलेंगे अगेन एंड रीच द गैप, अगेन पोलैरिटी विल रिवर्स, पोलैरिटी क्या कर दी जाएगी रिवर्स्ड कर दी जाएगी। इफ द प्लेट D1 is at negative potential then it will follow the semicircular path along D1 of radius R and reach the gap and at that time polarity of D's, फिर इनकी polarities जो है वो चेंज हो गई। polarities of D's will change, अब किसके द्वारा की गई हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के द्वारा, and it will follow the semicircular path along D2 के along semicircular path फॉलो करेगा ऑफ सेम रेडियस का ही जैसे इसमें इसने फॉलो किया एंड रीच द गैप, अगेन गैप में फिर क्या है ये फिर पहुंच जाएगा ऐसे यहाँ पहुंच गया एंड अगेन पोलैरिटी विल रिवर्स एंड प्रोसेस एंड इट रिपीटेड अगेन, और ये फिर इसको रिपीट करेंगे हम कब तक टिल पॉजिटिव चार्ज कम इनटू द पेरिफेरी क्या होती है पेरिफेरी होती है एक्सटर्नल बाउंड्री,
external boundary till a positive charge come into periphery. periphery की अब क्या हुई, ये एक्सटर्नल बाउंड्री हुई, देखो ये और ये एक्सटर्नल बाउंड्री में आ गया, यहाँ ऐसे ये एक्सटर्नल बाउंड्री में आ चुका है ऐसे। टिल पॉजिटिव चार्ज कम इनटू पेरिफेरी एक्वायर के बाद में लिखेंगे टिल पॉजिटिव चार्ज कम इनटू पेरिफेरी get accelerated acquire large amount of energy। इस प्रकार से ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, एक्वायर करेगा। अंडरस्टैंड। तो ये बीच में थोड़ी सी इसकी वर्किंग आ रही है, वो हमने एक्सप्लेन कर दी आपको। अब हमारा जो मेन है वो तो थ्योरी चली हुई है, थ्योरी के बीच में हमने थोड़ी सी इसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन की है। अब हमारा जो रेडियस आया है जो हमने अभी निकाला है, दैट इज़ बी क्यू बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और बी से बी कैंसिल और आर आया था एम बी अपॉन बी क्यू। तो ये जो रेडियस आया है दैट इज़ आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन बी क्यू, ये रेडियस आया है। आई थिंक इट मे बी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी होगी 3 हो सकती है, 3 है ये, दिस इज आर। अब देखो वी हैव टू फाइंड द टाइम, कि इसने टाइम यहाँ कितना लिया इस डी में, D1 में। सो टाइम taken along time taken to cover semicircular path। हाँ, तो सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है ये हम निकालने जा रहे हैं। लेट स्मॉल t इज द टाइम, so if b is the velocity, b क्या है उसकी velocity, so b is the velocity, then t small t, then THEN, देन टी किसके बराबर हुआ है। आप देखो जिस प्रकार से हम लोग वेलोसिटी करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कर देते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वैसे ही यहाँ देखना है डिस्टेंस कितनी है। ये देखो यहाँ इसमें D1 में गया तो इसने, हमें पता है जो सर्कमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है अगर r इसका रेडियस है, परंतु ये तो आधा है, आधा का मतलब πr, तो ये क्या हुआ πr अपॉन b। तो ये आया। अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है 4 है। अब देखो यूजिंग 3 in 4, तो हमारे पास क्या आ रहा है t इज इक्वल टू पाई अपॉन बी एम बी अपॉन बी क्यू। बी से बी क्या हो गया कैंसल, t क्या आया, t आया पाई m अपॉन बी क्यू। ये तो आया आधे का, आधा टाइम आया ये। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, कि इसके लिए भी सेम टाइम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, क्योंकि ये रेडियस के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ये सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम बोल देंगे कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, कि चाहे वो पेरिफेरी हो या एक्सटर्नल बाउंड्री हो या फिर इंटरनल बाउंड्री, सेम टाइम लेगा उसके लिए। कौन? चार्ज पार्टिकल। यही तो इसकी खासियत है, अंडरस्टैंड। तो सेम टाइम ले रहा है, तो सेम टाइम में ये यहाँ आ रहा है और सेम टाइम में ही हम पोलैरिटी को रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर सो टाइम इज इंडिपेंडेंट, सो टाइम इज सेम कर सकते हैं। सो टाइम इज सेम फॉर ऑल सेमी सर्कुलर पाथ because it is independent of r। ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ r। अब नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन is called time period, is called time period denoted by कैपिटल T। सो T, अब T देखो, सारा सर्कमफ्रेंस कितना हुआ? 2 पाई r, और वेलोसिटी b, r की अगेन वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू है mv अपॉन बी क्यू, बी से बी कैंसल। हमारे पास टाइम पीरियड क्या है यार? 2 पाई एम, इसका डबल जो आधे के लिए है उसका डबल हो गया सारे के लिए। तो हमारे लिए टाइम पीरियड आ गया है t इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, ये आया टाइम पीरियड। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाई म्यू। म्यू से इसको डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे इसको? म्यू से इसको डिनोट करेंगे। So mu is equal to 1 upon t, that is उल्टा हो गया इसका, बी क्यू अपॉन 2 पाई एन। ये फ्रीक्वेंसी आई कॉल्ड मैग्नेटिक, कॉल्ड साइक्लोट्रॉन, called cyclotron frequency, called cyclotron frequency. It is the frequency with which charge particle oscillate between 2Ds।
दिस cyclotron frequency must be equal to frequency of oscillator। ये किसके बराबर होनी चाहिए? ऑसिलेटर के बराबर। अब बात हो रही है साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी की, कि साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी क्या है कि ऐसी फ्रिक्वेंसी जिसके द्वारा चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करे, किसके बीच में? दो डीज के बीच में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मतलब यहाँ भी सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ऐसे ऑसिलेट करे, जैसे अप डाउन ऐसे टू फ्रो मोशंस जो हैं वो ऑसिलेशंस हैं। तो उस फ्रिक्वेंसी को कहेंगे हम साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। अब बात कर रहे हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसीज, साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रिक्वेंसीज। या इसको मैग्नेटिक साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रिक्वेंसी। आप देखो, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। तो म्यू हमने अभी निकाला हुआ है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1/t, और t जो था दैट इज 2 पाई m/bq था, और म्यू जो था दैट इज bq/2 पाई m था। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रखेंगे म्यू bq/2 पाई m। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, और ये हमारे पास आ गई एंगुलर फ्रिक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी भी बोल देते हैं इनमें से। तो इस ढंग से अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी की, कि कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये एक्वायर करता है। ये साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी भी किसके बराबर होनी चाहिए? फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, इसके बराबर होनी चाहिए। दोनों फ्रिक्वेंसी जो हैं दैट शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। तभी जो है वो चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करने के बाद इसमें जा सकता है, क्योंकि तभी ऐसे उसी समय जो है इसकी क्या होगी? पोलैरिटी चेंज होगी। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ आता है तो यहाँ इस विंडो से ये डिफ्लेक्ट हो जाता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट के द्वारा, और यहाँ पर टारगेट होता है, उस टारगेट के साथ स्ट्राइक कर जाता है और न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाता है। तो नेक्स्ट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 हाफ mv²। अंडरस्टैंड? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिलती है इसको? जब ये पेरीफ्री में जाता है, पेरीफ्री में जाएगा ये, तभी इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इस पाथ में ये सबसे ज़्यादा एक्सीलरेट होगा। हमारा काम साइक्लोट्रॉन और लीनियर एक्सीलरेटर में यही है, इसका डिफरेंस दोनों का ये है कि इसमें पाथ जो है बहुत ज़्यादा मिलता है, और लीनियर एक्सीलरेटर में पाथ स्टेट वे होता है वन डे ग्राफ जनरेटर में। तो वन डे ग्राफ जनरेटर में चार्ज पार्टिकल ज़्यादा पाथ ना होता हुआ उतना ज़्यादा हम उसको एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसकी हम काइनेटिक एनर्जी को उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। परंतु यहाँ पाथ बहुत ज़्यादा है, चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट किया जा सकता है, और उसके बाद जो है उसको हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस ढंग से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv max का स्क्वायर। अब हम बी मैक्स जो हमने पहले शायद वहाँ से किया हुआ है, दैट इज़ bq b इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से आप b निकालना है आपने, तो यहाँ bq r/m, ये b आ गया। तो यहाँ से आप b की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बट mv² इज इक्वल टू r इज इक्वल टू bq b,
और एम बी इज इक्वल टू बी क्यू आर, बी इज इक्वल टू बी क्यू आर अपॉन एम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आपने डायरेक्ट लिखना है इसको, क्योंकि मैंने तो एक्सप्रेशन साफ कर दी हैं, इसलिए मैं खुद इसको ड्राइव कर रहा हूँ। तो यूजिंग क्वेश्चन 2 in 1, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी मैक्स लेंगे इसको। बी मैक्स का मतलब आर मैक्स, रेडियस भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो यहाँ पर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर मैक्स का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो एक एम से एक एम कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी आई हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर मैक्स का स्क्वायर अपॉन एम। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। तो लास्ट में आप लिखेंगे आफ्टर यहाँ लिखेंगे व्हेन चार्ज पार्टिकल रीच इन द पेरिफेरी। पेरिफेरी मैंने बताया है आपको, जो एक्सटर्नल पाथ है इसका, ये बाहर वाला, जैसे ये पाथ है तो ये मान लो डी है, तो यहाँ से जो इसके साथ साथ जो पाथ है ये एक्सटर्नल, एक होता है ना इंटरनल, ये सारे इंटरनल है। जो बाहर वाला पाथ है दैट इज द पेरिफेरी। व्हेन द चार्ज पार्टिकल रीच इन द पेरिफेरी इट विल डिफ्लेक्टेड बाय डिफ्लेक्टिंग प्लेट across window and strike with target and nuclear reaction takes place। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो जाएगा, टेक्स प्लेस हो जाएगा। तो इस ढंग से आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है, और इसमें जो लिमिटेशंस हैं वो हम नेक्स्ट, और इसकी जो लिमिटेशंस हैं और एडवांटेजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।